नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2021 सुपर टेट 2021-22 के लिए या फिर किसी भी अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन विशेष करके यहाँ पर यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। पेपर का लेवल आपको थोड़ा सा हाई लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा हाई लेवल ही चल लेकर के चलेंगे सो दैट अगर उससे इजी पेपर आता है तो आपका क्वेश्चन और भी आप अच्छे से कर पाएंगे। और जिन लोगों ने जूनियर का पेपर दिया होगा, जूनियर एडेड जूनियर का, तो आपको पता चल गया होगा कि लेवल पेपर का लेवल कैसा हो सकता है या फिर आने वाले प्राइमरी सुपर टेट के लिए भी पेपर का लेवल कैसा हो सकता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसी पूर्णांक यक्स के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, आपको ये बताना है। किसी पूर्णांक यक्स के लिए मतलब पूर्णांक आपका -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, यानी जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। याद रखिएगा, शून्य को कभी भी आप धनात्मक पूर्णांक में काउंट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। इसको हम शून्य पूर्णांक बोलते हैं। इसके बाद आगे जो भी नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, ये आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इधर आपके -1, -2, -3, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो विषम पूर्णांक जब भी आपको बनाना होगा आप करके देख लीजिएगा। हम जब भी 2x+1 का फॉर्म बनाएंगे, मान लीजिए x का मान हमने यहाँ पे 2 रखा, तो ये आपको मिल जाएगा 5, जो कि एक विषम पूर्णांक संख्या है। x का मान हमने -2 रख लिया तो आपको मिल जाएगा -3, ये भी आपका एक विषम पूर्णांक है। ये आपका हमेशा ट्रू होगा, ये आपका हमेशा ट्रू होगा। 0 रखेंगे यहाँ पे, शून्य पूर्णांक रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ये भी आपका पूर्णांक संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया सभी को। अगर यहीं पर सम के लिए पूछा गया होता, इवन के लिए पूछा गया होता, इवन नंबर सम संख्याओं के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाता 2x। इसको भी आप जानते रहिए। तो इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम आज के सेशन का। यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है यम और n, यम बराबर x² y और n बराबर x³ y³ के रूप में लिखा जाता है, x एवं y अभाज्य संख्याएं हों, तो यम और n का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमने कहा आपसे 4 और 8 का आप मुझे बताइए HCF महत्तम समापवर्तक बताइए, तो आप क्या करते हैं, इनके आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से निकालते हैं म से, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 1 से हम स्टार्ट नहीं बल्कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 × 2 हो गया आपका यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2। इसके बाद हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं जो कि दोनों में उभयनिष्ठ हो, और यही हमारा हो जाता है HCF। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो दो संख्याएं हैं आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे रखा है, क्योंकि बता रहा है प्रश्न में कि x और y अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 × 2 को क्या लिख सकते थे, 2 के खाते 2, मान लीजिए यहाँ पे 12 है सपोज दैट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2² और यहाँ पे × 3। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको इस फॉर्म में दे रखा है अभाज्य संख्याएं और उनके घात के रूप में, तो हमें सीधे सीधे घात को देख लेना है, जो उभयनिष्ठ उसमें घात दिखे वही हमारा मस हो जाएगा। दोनों संख्याएं यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर हो गया आपका x² y और यहाँ पे हो गया आपका x³ y³। आपको निकालना है HCF। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखते हो तो यहाँ पे x², यहाँ पे x³ है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x²। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे y³ है, कॉमन हो जाएगा आपका y। यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा x² y, ये हमारा HCF हो गया। अगर यहीं पे आपको LCM निकालना होता तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x², यहाँ पे x³, तो हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले x³, यहाँ पे y, यहाँ पे y³, तो यहाँ पे ले लेंगे y³, तो ये हमारा हो जाएगा LCM। ठीक है, अगर आपसे इस प्रश्न में LCM पूछा गया होता तो हमारा आंसर ये होता, और अगर आपसे HCF पूछा गया है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी प्राइम नंबर है, कौन सी अभाज्य संख्या है।
तो सीधे सीधे आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे ये अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, जो या तो स्वयं से डिविजिबल हो, स्वयं से उन्हें हम डिवाइड कर सकें, या फिर एक से। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, यानी स्वयं और एक के अलावा ये संख्या आपकी 13 से भी कट जाएगी, 13 से भी डिवाइड होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी, 5 से भी होगी, ये भी आपका 12 से हो गया, 2 से होगा, 4 से होगा, ये आपका 13 से होगा, 3 से होगा। तो ये तीनों आपकी भाज्य संख्याएं हैं। जबकि 71 जो है केवल इसके दो अभाज्य गुणनखंड होंगे, 1 और 71, यानी या तो ये स्वयं से डिवाइड होगी या फिर एक से विभाजित होगी पूरी तरह से। तो ये संख्या आपकी हो जाएगी अभाज्य संख्या। एक जो होता है ये न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत बार पूछा गया है यूपी टेट और सुपर टेट में, तो ध्यान दीजिएगा। एक को हम भाज्य संख्या भी नहीं बोलते हैं और एक को हम अभाज्य संख्या भी नहीं बोलते हैं। एक हमारा प्राकृतिक संख्या है, या इसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, या इसको हम विषम संख्या कह सकते हैं, या फिर इसको हम विषम पूर्णांक कह सकते हैं, इसको हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, लेकिन इसको भाज्य या फिर अभाज्य की श्रेणी में काउंट नहीं करते। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। और इसी तरह से आपको जितने भी टोटल सिलेबस है आपका, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी, पेडोलॉजी, मैथ, पर्यावरण, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सभी आपको डेली आपको रेगुलर मिलते रहेंगे वीडियोज। तो आप सभी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और इसी तरह का एक प्रश्न था जहाँ पे आपको HCF निकालना था, हमने वहीं पर आपको LCM निकालना भी सिखाया, बताया आपको। तो उम्मीद करूँगा कि ये प्रश्न आप सभी लोग कर लेंगे अपने से। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऑलरेडी जो है संख्याएँ आपको दी गई हैं। एक संख्या आपका हो गया m² x है, जिसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पहले से किया हुआ है। दूसरी संख्या हमारी हो गई m⁴ n²। तो हम क्या करते थे, HCF के लिए जो ये सेम है अभाज्य गुणनखंड, उसकी घात देखते थे, और जो उसकी सबसे छोटी घात होती थी उसको हम लेते थे। और LCM में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। जैसे यहाँ पर m की घात 2, यहाँ पे m की घात 4, हम यहाँ पे ले लेंगे m की घात 4, यहाँ पे n की घात 3, यहाँ पे n की घात 2, तो यहाँ पे हम बड़ी वाली घात लेंगे, n की घात 3 हो जाएगा। ये तो हमारा LCM हो गया, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर इसी का आपसे HCF पूछा गया होता तो आप क्या करते, इसमें जो लोवेस्ट पावर है उसको आप लेंगे। जैसे यहाँ पे m², यहाँ पे m⁴, तो यहाँ पे आप ले लेंगे m², n³ n², तो यहाँ पे आप ले लेंगे n²। तो ये हमारा हो जाएगा HCF। इस तरह के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला प्रश्न देख लीजिए आप। 54 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है आप सभी से। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन अगर मुझे देना होता तो मैं एक ऑप्शन ऐसे भी आपको दे देता। सपोज दैट ये वाला ऑप्शन न दे करके मैं यहाँ पर ऐसे ऑप्शन लिख देता, यहाँ पर एक कि 1 × 2 × 3⁻3। अब इसमें देखिए गलती कैसे होगी आपसे, और आज के बाद ये गलती आप नहीं करेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। 54 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3 फिर ×3 फिर ×3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2, और यहाँ पे 3 बार है मल्टीप्लाइड ईच अदर, तो यहाँ पे 3⁻3 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछता है कि 54 के कुल गुणनखंड या 54 के गुणनखंड बताइए, तो हमारा आंसर ये हो गया था। अगर आपसे पूछेगा 54 के 54 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप यहाँ पे एक को नहीं लोगे, एक हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा 2 × 3⁻3। लेकिन अगर सिर्फ गुणनखंड पूछा गया होता तो हमारा आंसर ये हो सकता था। तब ये दोनों आपको एक साथ नहीं देगा। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो आप गलती मत करिएगा, एक हमारा अभाज्य न तो भाज्य किसी में नहीं आता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज के सेशन का सबसे बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आप इसका आंसर कर ले जाते हैं तो इसका मतलब आपके एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है और इस तरह के प्रश्न आप लोग कर सकते हैं इजीली।
जब एक धनात्मक पूर्णांक p, पूर्णांक का मतलब होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में और जीरो को इंक्लूड करते हुए सभी संख्याएं ले लेते हैं हम लोग हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ जीरो के बाद यानी 1 से लेते हैं, 1 2 3 ये संख्याएं लेते हैं, इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। यानी प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे अनंत तक, इसी को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अगर आपसे पूर्ण संख्या कहा जाए तो 0 से स्टार्ट करेंगे और बाकी उसके बाद सभी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या p। इसको हमें 2 से डिवाइड करना है और पूछ रहा है कि शेषफल के मान होंगे। तो जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 ही आएगा, 2 तरह का शेषफल आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे शेषफल 3 प्रकार के आएंगे। 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल 4 प्रकार के आएंगे। ये चीज़ आप पहले याद रख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मान लिया यहाँ पे हमने धनात्मक पूर्णांक संख्या, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, मैं 6 तक ले रहा हूँ सिर्फ, उसके आगे तो बहुत सारी संख्याएं होंगी। चलिए हम इसमें डिवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं सभी में। ठीक है, आपको 2 से ही डिवाइड करना है ना, और बताना है आपको शेषफल कितना आएगा क्रमशः। यहाँ पर देखिए 1 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1, इसमें 0 आएगा, इसमें वापस से 1, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे शेषफल वापस 0 हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1, यहाँ पर शेषफल फिर से 0 हो जाएगा, 1 0 1 0, ये आपके शेषफल मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर दिख गया होगा, 2 से डिवाइड करना था। समझ में आ गया सभी को ये प्रश्न। अब मान लिया यहीं से आपसे पूछा गया होता कि ये 2 ना होते कि आपको 3 यहाँ पर दे दिया होता, तब आप क्या करते, हम वापस से वो संख्याएं लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, बस इतना ले लेते हैं। 3 से डिवाइड करना है तो 3 तरह के शेषफल मिलेंगे, और 3 शेषफल जब मिल जाएंगे एक बार तो फिर से वो रिपीट होना स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड करने पे 2 तरह के शेषफल मिल रहे थे, 0 1, फिर वापस रिपीट हो रहा था 0 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते जाएंगे, 3 से डिवाइड करिए फटाफट। जब भी भाजक से यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे अगर भाज्य छोटा होता है तो शेषफल का मान हमेशा उतना ही होता है। जैसे यहाँ पे शेषफल कितना होगा, 1, यहाँ पर शेषफल कितना होगा, सभी लोग बताइए, 2 होगा, यहाँ पे शेषफल 0, यहाँ पर शेषफल वापस से 1, यहाँ पर शेषफल वापस से 2, यहाँ पर शेषफल वापस से 0। समझ में आ गया सभी को अच्छे से। तो शेषफल क्या मिलेगा आपको, 1 2 0 1 2 0। अगर यहाँ पे 3 होता तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता 1 2 0, और हमारा करेक्ट ऑप्शन वही होता। मुझे लग रहा है कि अब इस तरह के कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे शेषफल वाले प्रश्नों में। शेषफल में और भी तरह के प्रश्न होते हैं, हम आपको कराएंगे भी आगे। ये एक अलग टाइप का प्रश्न था जो कि अभी हाल की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, पहले इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा चांसेज है आने के इस बार यूपी टेट या फिर सुपर टेट में। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर अलग से हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर उन प्रश्नों को शामिल करूंगा या फिर उस टाइप के प्रश्नों को। बाकी के देखिए हिंदी के, जीके जीएस, करंट अफेयर, आपको जो भी वीडियोस देखनी हो यूपी टेट और सुपर टेट 2021-22 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे चले जाएंगे, आपको सारे वीडियोज वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा घुमा करके एक क्वेश्चन पूछा है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक p और q के लिए महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्त्य का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर दो संख्याएं दी गई हो, सपोज दैट x और y, तो इन संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन संख्याओं का लस और गुणे इन संख्याओं का मस। ये हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई है p और q, और इनका जो मस है कुछ भी हो सकता है, लस कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था ये, सीधे सीधे आपको आंसर देना था यहाँ पर, p गुणे q। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
यदि यम और यन पूर्णांक संख्याएं हैं और यम बटे यन के रूप में निरूपित किए जा सकते हैं तो यह संख्या होगी। सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। मैं डेली जो है एक लास्ट में एक क्वेश्चन रखूँगा जो आपके लिए असाइनमेंट होगा, और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो ये मैंने सेशन छोटा रखा है, लेकिन इसके बाद हम लोग कम से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन तक करवाएंगे एक सेशन में। और आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो आपके पास कॉपी और पेन हो, और आप हमारे साथ साथ ज़रूर जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि वो प्रश्न, वो जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होते चले। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारा फेसबुक पेज शिक्षक भर्ती का भी आप लोग ज़रूर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको कमेंट में पिन करके दिया गया है। वीडियो को सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।